डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। तो एग्जाम बहुत करीब है। आज हम लोग 18 नंबर 18 नंबर का टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 17 कर लिया है, ये 18वां नंबर है। आइए देखते हैं 18वां नंबर कैसे होगा, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, सॉल्व कैसे किया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखिए और पढ़िए कैसे लगाया जाएगा, इसको महसूस करिए। सवाल है कि प्रत्येक 25 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाले ईंटों से 6 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची तथा 10.5 मीटर मोटाई की दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या बताइए, जबकि दीवार के आयतन का 5% मसाला लगा। क्या करना पड़ता है कि पहले दीवार का आयतन निकालें और उसका 5% निकाल दिए, यानी 95% ईंट होगा, और उस 95% ईंट को इनके से भाग दे दीजिए, एक ईंट की आयतन से। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि जो मीटर में जो वैल्यू दी है उसे मुझे सेंटीमीटर करना पड़ेगा। जैसे दीवार का आयतन हम निकालने जा रहे हैं, तो 6 मीटर लंबी है, तो 6 मीटर की जगह मैं 600 लिख दूंगा। 5 मीटर ऊंची है तो हम 500 लिख देंगे, और 0.5 मीटर मोटाई है, 0.5 मीटर को हम लोग 50 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये तो हो गया दीवार का आयतन। लेकिन इसमें से 5% हमारा मसाला है, यानी इसका 95% है केवल क्या नाम, ईंट है। अब हम भाग दे देंगे एक ईंट के आयतन से। एक ईंट का आयतन क्या है? 25 गुणा 12.5 गुणा 7.5। आप देख सकते हैं कि 2 शून्य यहाँ पर है, 2 दशमलव है, 2 अंक का। अगर ये 100 हम हटा दें यहाँ से, तो ये दोनों दशमलव यहाँ से चले जाएंगे, और अगर दोनों दशमलव हट जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे भाई, हटा दिए। अब बताओ इसे काटा जाए, 125 चौके 500 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो 75 कट रहा है इससे, किससे? 15 से काटता हूं, 15 पचे 75, और 15 चौके 60, और 5 आठे 40 हो गया। ये बस खत्म हो गया। देखो 8 चौके 32, 32 दुना 64, 64 गुणा 95, ये इतना करना हमारा उत्तर बन जाएगा। तो देखो 5 चौके 20 हासिल 2, 5 छके 30 और 9 चौक 36, 30 और 36 66, और 66 में 2 मिलाओ 68, 6 आ गया, कहीं 8 है, 6 आ गया, और 9 छके 54 और 6 60। आपका पहला विकल्प सही चला गया, ये 6080। 6080 ईंटों से हमारा काम चल जाए, वैसी दीवार बन के तैयार हो जाएगी। बढ़े अगले साल के लिए। अगला प्रश्न ये रहा, किसी दीवार का आयतन जिसकी ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुना तथा उसकी लंबाई ऊंचाई का 8 गुना। देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। उन्होंने कहा कि जिसकी ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुना, इससे 5 गुना ये है, मतलब ये 1 है तो ये 5 है, तथा उसकी लंबाई ऊंचाई का 8 गुना, ऊंचाई का 8 गुना, 8 पचे 40। इनके साथ हम लोग एक्स लगा सकते हैं, रेशियो बन गया। और इसका आयतन दे रखा है 12.8, तो गुणा गुणा करो और बराबर लिख दो 12.8 मीटर क्यूब। हमको दीवार की चौड़ाई बतानी थी, चलो पहले हल करते हैं। तो अगर इसको हम हल करेंगे 40 पच्चे 200 होगा, यानी एक्स क्यूब बराबर क्या हो गया, ये हो गया 12.8 बटा 200। अगर हम एक जीरो और बढ़ा दे तो दशमलव जा सकता, चला जाएगा। आओ काटते हैं, किससे काट देंगे? तो 128 से 4 से कट रहा, 4 3 12, 4 दूनी 8, और 4 से कट जाएगा 4 पच्चे 20। एक बार फिर से काट दो, किससे? 4 से ही कट जाएगा, 4 8 32, और 4 से कट जाएगा 125। अब बताओ एक्स क्यूब बराबर 8 बटा 25 हुआ, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 बटा 5 एक्स की वैल्यू। हमको बताना था दीवार की चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई 1 एक्स, यानी 2 बटा 5 मीटर। 2 बटा 5 मीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 5 से काटेंगे 20, 20 दूना 40, 40 सेंटीमीटर का हमारा चौड़ाई। देख लो कैसे सवाल आया। सवाल को देखिए, एकदम आराम से लगाते चले जाइए, कहीं रुकना नहीं है। शानदार सवाल आने वाले हैं आपके पास। एक गोले को लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार रखा जाता है कि यह बेलन के शीर्ष आधार पार्श्व सतह को स्पर्श करता है।
यदि बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर है तो बेलन का आयतन बताओ। देखो ये बेलन है और इसके अंदर एक गोला हम ऐसा रख दिए हैं जो सबको छू रहा है। अब कह रहे हैं इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। किसकी त्रिज्या है? बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर। तो बेलन का आयतन बताओ। अगर बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर हो गई तो इसकी ऊंचाई 2r हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 2r। अब बताओ बेलन का आयतन कैसे निकलता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच की जगह आप लिखोगे 2r, 2 कैपिटल आर। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर क्यूब। कितना आ गया? 2 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये आपका उत्तर आ गया सी ऑप्शन। कितने आसानी से उत्तर आ गया, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो जो पूछा जाए वही वही कर दीजिए, सारा सवाल अपने आप। किसी वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री कोण बनाता है। इसकी लंबाई तथा वृत्त की परिधि का अनुपात बताओ। देखो ये वृत्त है और ये यहां पे कह रहे हैं 72 डिग्री ना, तो कह रहे हैं कि इसकी लंबाई किसकी? चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई और इसकी परिधि का अनुपात बताओ, वृत्त की परिधि। अच्छा बताओ, अगर इसकी त्रिज्या हम स्मॉल आर ले लें तो पूरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? पहले चाप की लंबाई क्या होती है? पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा और बटा 180 और अनुपाते पूरा परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। बस यही है, काटो। देखो पाई आर कट जाएगा और 72 से आप काट सकते हो 36 दूना 72 और 36 बचे 180 और 2 2 कट गया, 5 उधर चला जाएगा, 1:5। ये रहा आपको। अगर आप इतना मेहनत ना भी करना चाहो तब भी व्यवस्था है, लेकिन लगा लो तो ज्यादा अच्छा है कि रिस्क लेना ठीक नहीं। कोई जरूरी नहीं कि यही सवाल ही आ जाए, है कि नहीं? तो इसलिए छोटे मोटे सवालों में रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखो ये समीकरण में x का मान पूछा गया। देखो ये करा x अपान 1 - x और वहां 1 - x अपान x और दोनों को जोड़ करके लिखा है 2 सही 1/6। इसमें x का मान बताओ। देखो अगर x का मान मुझे बताना होगा तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो अलग अलग है, वो अलग अलग है तो जोड़ना मुश्किल हो जाता है। और नहीं तो अगर हम एक साथ करना चाहें तो इनको अलग अलग लिख लें, ऐसे √x अपान √1 - x, ऐसे, और प्लस √1 - x अपान √x। ये जोड़ना है और बराबर लिखा 2 छक्के 12, 13/6। इसकी वैल्यू रखी 13/6। हमें हल करना, तो हम क्या करेंगे? पहले इनका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो इनका गुणनफल ही हो जाए। अगर गुणनफल हुआ तो क्योंकि गुणा करने में दोनों एक के अंदर आ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा √x ब्रैकेट में 1 - x, ऐसे, और ये उधर जाएगा तो x बन जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - x और बराबर हो जाएगा 13/6। तो देखो x कैंसिल हो जाएगा और तिरछा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? इतनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस बराबर 6/13 है ना। ये देखो √x 1 - x 1 - x और बराबर हो जाएगा 6/13। अगर हमको रूट हटाना है तो हमें होल स्क्वायर कर देना चाहिए। तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, अब गुणा कर सकता हूँ, x - x² और बराबर 6 छक्के 36 और बटा 13 तरह में 169 है। अब चलो क्या करेंगे? तो अगर हम पक्षांतर करके द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करें तो कैसे सोच सकते हैं? इसी में से कुछ सोच लें, बोलो। 5/13 में से 25/169 घटा दिया जाए, बन जाएगा। हमें 36/69 चाहिए। 5/13 में से 25/169 घटाया जाए, नहीं आएगा। और समझ लगा ही लिया जाए क्या करना। तो अगर हम इन दोनों वैल्यू को उधर ले जाएं, 169 से गुणा कर दे तो ऐसे हो जाएगा 169x² -
169x और प्लस 36 बराबर 0। हमें बीच में 169 चाहिए माइनस का, और गुणा में चाहिए 136 गुणा 69। बताओ कौन कौन सी संख्या हम दोनों ले ले तो हमारा काम चल जाए। सोच करके तो निकाल ही सकते हैं ना। इन दोनों का गुणनफल होगा 169 गुणा 13 36, यही लाना है। और उनका योग कितना होना चाहिए, -169, क्योंकि बहुत बड़ा गुणा, इतना बड़ा गुणा करने में तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। एग्जाम सेंटर पे इतना बड़ा गुणा करना उचित तो नहीं होता है, लेकिन अब हम लगा रहे हैं, हमको तो यहाँ जल्दी है नहीं। 6 9 में 54, 5 16 का 96 और 5 101, और 3 9 27, 2 16 थी 48, 2 50, तो 4 8 0 और 6 6084 चाहिए। बताओ 169 है, 100 अगर 69 से गुणा करें तो 69 आ जाएगा ना। और नीचे आइए 98 98, 104 से बात करें तो 104 और 65 चेक करें, नहीं 104 और 65 की बात करें कितना गुणा बनेगा, तो हालांकि 5 चौक 20 हो जाएगा। हम खाली बस गुणा देखना चाहते हैं कि हमें आगे जाना कि पीछे जाना। तो 5 चौके 20, 5 चौके 5 और 6 चौके 24, 6 के 6, कितना हो गया 6 7 8 0। ज्यादा हो रहा, हमें नीचे आना पड़ेगा ना। 91 से बात करें, एक गिनती लेता हूं 91 और 69 में हम 9 जोड़ें तो 9 9 18 78 हो जाएगा ना। 8 1 9 9 7 16, कट रहा है कुछ नहीं कट रहा। कितना बड़ा हो जाएगा, 8 के 8 8 9 72, 7 के 7 7 9 63, 8 7 2 9 7 3 10, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। 7000 से चाहिए ही नहीं, 6000 ही चाहिए, और उधरे जाना पड़ेगा। 117 में चलते, तथा हम 13 के चक्कर में पड़ रहे हैं। 13 के हिसाब से चलेंगे तो 13 से कटना आसान हो जाएगा। 13 8 104 में नहीं बना, 13 9 117 में देख ले। अगर एक गिनती को हम 117 रखें तो दूसरी गिनती क्या बन जाएगी, 17 घटेगा 69 में से, तो 9 में से 7 घटाएंगे 2 और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। अब देखो 2 सत्ते 14 संभावना है, और 11 दूनी 22 और 5 सत्ते 35, 3 11 पचे 55 और 3 58, मिल गया। लेकिन 4 है, 5 2 7 है, ये देखो क्या हो रहा, 6074 आ रहा। हमने कुछ गलत वही किया है, देखो फिर से 6 9 में 54, 5 6 36 5 41, 4 6 के 4 10, ठीक है, 3 9 27, 2 3 से घटा दो 20, 2 3 के 3 2 5, ठीक है, 4 4 है, 7 एक 8 होगा। यहाँ पे क्या है 2 7 14, 2 के 2 एक 3 होना चाहिए, यहाँ 8 आ गया। 117 और 52 मिला ना, काफी समय लिया, लेकिन 117 और 52 आपके सामने आ चुका है। अगर 117 और 52 आ चुका है, अब देखो लगाना कितना आसान हो गया। ये सोचने में टाइम लगता है, तो देखो 169 एक्स स्क्वायर माइनस 117 एक्स माइनस 52 एक्स प्लस 36 बराबर 0। हमको एक्स का मान बताना था, तो इन दोनों में 13 का हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 13 एक्स का मैं ले रहा हूं, यहां बचेगा 13 एक्स और माइनस 13 9 117। देखो 9/13 कहीं दिख रहा, ये आपका उत्तर आ गया। इतना अच्छा खासा समय लिया, लेकिन जब बड़ी संख्या आ गई तभी ऐसा हुआ है। आमतौर पर सवाल इतने बड़े नहीं होते, तो उसके लिए तनाव नहीं लेना। अच्छा यहां भी नहीं करना है, देखो क्या लिखा, यदि ए बी सी डी निम्न समीकरण को पुष्टि करते हैं तो a प्लस डी अपान बी प्लस सी किसके समान है, a प्लस डी अपान बी प्लस डी। अच्छा बताओ इतना बड़ा समीकरण है, इनको अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, जोड़ सकते हैं। देखो ए बी सी डी सब में ए बी सी डी दिया गया, अगर हम इन सबको जोड़ने की कोशिश करें तो देखो क्या बन रहा है। ए हमारे पास कुल कितना आ रहा,
1 और 8 9 और 2 11 और 11 5 16, 16 ए है। बी कितना हमारे पास है 3 और 6 9 4 13, 13 और 7 20, 20 बी है। प्लस सी कितना हमारे पास है 7 4 11 और 11 और 6 17 और 3 20, सी भी है हमारे पास। और डी हमारे पास कितना 5 2 7 8 15 1 16, 16 डी भी है। और बराबर इनको जोड़ लो तो -4 -4 प्लस 4 कट गया और ये -4 है, इसकी वैल्यू आई है -4। ठीक, अब सवाल क्या था a प्लस डी अपान बी प्लस ए प्लस डी, तो इनको इनको एक साथ लेना है। तो अगर इनको इनको एक साथ लेते हो तो आप ऐसे लिखना पड़ेगा 16 a प्लस डी, और इन दोनों को एक साथ लेना चाहते हो तो 20 का मान लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा b प्लस सी बराबर -4। अब अपान करें तो क्या करें, अपान करें तो क्या करें सोचो। अपान अगर करें तो a बटा डी अपान बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे बी प्लस सी से सबको भाग दे देते। आओ देखते, बी प्लस सी, बी प्लस सी और बी प्लस सी, तो ये तो गया, हाँ ये गया तो क्या आ गया भैया प्लस 20 आ गया, और प्लस 20 अगर आ गया तो उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, और -20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस डी, तो हमारे पास हो ही गया a प्लस डी अपान बी माइनस सी। क्या उत्तर बन सकता है -4 ही बन जाएगा, क्योंकि यहां पर गिनती है ही नहीं, सब खत्म है गिनती। और अगर इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, देखो 16 यहाँ है 20 यहाँ है, और ये 20 कट गया तो 20 तो मान लो वहां चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर 20 माइनस हो जाएगा तो गिनती बहुत बड़ी बन जाएगी, काटने में दिक्कत आने लगेगी। और उसके बाद जब 16 जाएगा तो अपान हो जाएगा, हाँ ये 16 यहाँ से जाएगा तो अपान हो जाएगा। तो ये अच्छा सोचो, मैं क्या करता हूँ -20 करता हूँ यहाँ वाला, और ये तो कट ही गया है, और ये 16 जाएगा तो अपान 16 हो जाएगा। अगर 16 से हम काटने की कोशिश करें तो 4 चौक के 16 हो जाएगा, 4 पच्चीस 20 हो जाएगा, -5 के रेंज में कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो या तो कुछ ऐसी चीज है जो हमें दिख नहीं रही है, या तो कहीं कुछ मिस्टेक है। अगर हमें मारना हो तो हम क्या मान के चल सकते हैं, तो क्योंकि अभी कुछ नहीं पता है तो हम क्या मान लें, तो अभी हम इसको छोड़ के ही चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बात ऐसी है जो या तो मैं देख नहीं रहा हूं या तो फिर वहां पर लिखी कम है, तो समय नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। आगे बढ़ना है कि यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच की आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान दोनों की आयु का योग 52 साल है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। 4 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात इतना है, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले ये साहब 5x के थे और ये साहब 6x के थे, तो आज वर्तमान में +4 हो गए होंगे, हो गए होंगे नहीं। अब कह रहे इन दोनों का योग 52 वर्ष, अगर योग है तो सबको जोड़ लो यार, हम तो आगे पीछे लिख दिए, यहीं चलो प्लस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 5 11x और +8 बराबर 52 है ना। तो अब बताओ 11x बराबर क्या हुआ, 8 जाके वहां घटेगा 44 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर 4 आ जाएगा, 4 5 20 और 4 6 24, ये कब की बात 4 साल पहले वाली। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, ये साहब 24 के हो जाएंगे, वो साहब 28 के हो जाएंगे, और इसे 4 से काट दिया जाए, 4 6 24 4 7 28, यानी 6:7 की संभावना है। तो आपका बी विकल्प सही चला जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी विद्यालय में 10% छात्र की उपस्थिति 75% से कम है और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई, परंतु 20% छात्र जिनकी उपस्थिति 75% से कम है को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। तो 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, कुल संख्या बताना। इनका यह कहना कि 10% छात्रों की उपस्थिति 75% से कम ना, 10% छात्र, जैसे मान लो कुल छात्र 100 रहे होंगे, तो उसमें 10 छात्र ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति जो है 75% कम है और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई, परंतु 20% छात्र जिनकी उपस्थिति 75% कम है, यानी इसका 20% को दी गई है। अगर इसका 20% को दी गई है, ठीक है,
किंतु 20% छात्र जिनकी उपस्थिति प्रतिशत कम है को परीक्षा में बैठने की दी गई है, तो 75% कम उपस्थित छात्रों का प्रतिशत कितना है? अच्छा, तो घुमा फिरा के कह दिया है ना। फिर से एक बार दोबारा, बढ़िया सवाल है। किसी विद्यालय में 10% छात्रों की उपस्थिति 75% से कम है, ओके, ठीक है, और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है, परंतु 20% छात्र जिनकी उपस्थिति 75% से कम है को परीक्षा, यानी जितने लोग थे उसमें से 20% को दे दिया गया अनुमति, ठीक। तो 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो अब बताओ 20% अगर दे दी गई है तो इसका 20% जो 75% कम है, इनमें से 20% को अनुमति दे दी गई, किसी वजह से दे दी गई, तो कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 अगर हो भी गए तो किसका क्या हो जाएगा? 2। तो सवाल है कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? हाँ, 10 छात्रों, यहां लिखना, जान समझ गया बात, 10 छात्रों की अनुमति नहीं दी गई, ये है मामला। जानते हो क्या हो जाता है? फिर देखो क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको हम यहां से देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, 12, 12.5, 1288। हाँ देखो, यहां देखो, तो हमारे पास 10 मिला के 2 12 हो गए। अब 12 अगर ये हो गए और ये 100 में से 12 घटेगा तो 88 हो जाएगा, लेकिन 12 से 88 का संबंध होगा? 88 क्या संबंध है? चाहती हैं 12, 22 हो जाएगा, ये नहीं। देखो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यह एक जगह पे गिनती है, एक जगह प्रतिशत, और यहाँ पर सब जगह प्रतिशत लिखा, यहाँ भी प्रतिशत लिख दिया है, यहाँ भी प्रतिशत लिख दिया, यहाँ भी प्रतिशत लिख दिया, और प्रतिशत प्रतिशत खाली, सब जगह प्रतिशत लिख दिया, गिनती कहीं लिखा ही नहीं। देख रहे हो आप, यही गड़बड़ी हो रही। तो 10 छात्रों को अनुमति नहीं दी गई, 75% से कम है, ठीक है, और उन्हें परीक्षा में अनुमति दी गई, परंतु 20% छात्र जिनकी उपस्थिति 75% कम है उनको बैठने की अनुमति दी गई। तो 20% को अगर अनुमति दी गई है तो यानी किसी संख्या का 20%, 10, बोलो, अगर किसी संख्या का 20%, अगर 20% 10 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि 10 छात्रों को उपस्थिति कम, 80% 10 है। हाँ, गुड गुड गुड, ये सही है। अब सही है, देखो, किसी का 80% किसके बराबर है? 10 के बराबर, 10 के बराबर। तो बताओ वो संख्या क्या है? 10 गुणा 100/80, 20 चौक 80, 20 पचे 100, तो कितना हुआ? 50/4। 50/4 कितना होता है? 12.5। कितना आ गया? 12.5। अब बात क्लियर है। देखो क्या भाषा का समस्या क्या है कि 20% को अनुमति नहीं दी गई है, यानी 20% को अनुमति दे दी गई, यानी 80% को अनुमति नहीं दी गई। ये क्या है? 10 छात्र है, ये 10 छात्र कर दो तो काम हो जाए। कैसे कि 80% को, मैंने 20% को अनुमति दी गई, इसका मतलब 80% को नहीं अनुमति दी गई, 80% को नहीं अनुमति दी गई, उनकी संख्या 10 के बराबर। तो फिर वो संख्या कौन सी? 12.5, यानी वह संख्या 12.5 थी जो 75% कम वाले लोग थे। छात्रों की पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पर है और दूसरे से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों को अंतिम से 7वें स्थान पर, सोचो ये कोई संख्या होगी, यहाँ अंतिम से 7वां है ये, अगर 7वां है तो 6 लोग इसके पहले होंगे, और कह रहा दूसरे से 11वां है, अगर ये दूसरे से 11वां है, ये दूसरा है से 11वां है, तो अगर दूसरे से 11वां है ये, इसका मतलब इसके पहले 10 छात्र होंगे। बोलो, दूसरे से 11वां है तो दूसरे गिनना शुरू करेंगे तो 11वां यहाँ आ जाएगा। तो अब चलो इसको छोड़ के लिखे ना, दूसरे से करेंगे तो यहाँ 9 ही आ जाएगा, क्योंकि इसको भी तो एक गिन लेंगे, तो अगर ये फिर 9 ही आ जाएगा। देखो तो 9 1 10 11, और 11 और 7 कितना होता भैया? 18। कुल 18 छात्र आपके पास, कुल छात्रों की संख्या। फिर से देखो, आखिरी से 7वां है, इसका मतलब 6 विद्यार्थी इसके पहले, और फिर कहा दूसरे से गिनोगे तो इसको एक गिनना पड़ेगा, और एक गिनना पड़ेगा तो 9 और गिनोगे 10 हो जाएगा, फिर 11वां ये हो जाएगा। तो इस तरह से 7 छात्र ये, और 9 यहाँ 16, एक ये 17, एक इसके पहले वाला 18, कुल 18 छात्र इस पंक्ति के अंदर पाए जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये लिखा है निर्देश है, और समझते कितने छात्र गणित को वरीयता देते? कितने छात्र?
कुल की संख्या तो दे नहीं रखी है। अब देखो यही है 100 छात्र, भाई साहब 100 छात्रों के विषय की वरीयता के हिसाब से दिखाया गया। तो अगर हम देखें कि गणित की बात करें तो गणित में 72% है, 72 डिग्री। तो बताओ 100 का 72 डिग्री कितना होता है? 72/360। तो क्या ये 5 बार में कट जाता है? और 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20 छात्र गणित को वरीयता देते हैं। कंप्यूटर को वरीयता, यहां इसको हटा दो, हाँ लिखा कंप्यूटर को वरीयता देने वाले छात्र की संख्या गणित को वरीयता देने वाले छात्र की संख्या से कितना अधिक है। कंप्यूटर को वरीयता देना और गणित को, कंप्यूटर और गणित की बात करें तो इन दोनों में कितना डिफरेंस, वही डिफरेंस बता देना। तो घटाओ पहले, तो 6 में से 2 घटाओगे 4 और 11 में 7 घटाओगे 4, 144। अब बताओ अगर हम 100 के मामले में इनका मात्रा निकालें 360 करके तो काटा जाए तो 0 0 तो कट जाएगा और 36 के पहाड़े में 4 बार में ये कट जाएगा तो 4 धाम 40 बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर में गणित की अपेक्षा ज्यादा वरीयता दे रहे हैं। 2 प्रश्न आपके इधर से हो गए। आओ देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 210 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है वह एक सिग्नल पोल को कितने समय में पार कर जाएगी। 210 मीटर लंबी ट्रेन और उसकी गति है और सिग्नल पोल को पार करना है तो अपनी दूरी के बराबर चलना पड़ेगा। कौन सी चाल से? भैया 210 मीटर की गाड़ी है। देखो 210 मीटर की गाड़ी है और किस गति चलना? 63। तो 63 गुणा 5/18 करना पड़ेगा। यही काट दो, बस काम खत्म हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 और 7 तियां 21 और 5 छक्के 30 और 6 दूनी 12 सेकंड में वो सिग्नल पोल पार कर जाएगी। बात क्लियर हो रही है? दूरी बटा चाल बराबर समय होता। अगला प्रश्न है धारा के अनुकूल एक नाव 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है। धारा की रफ्तार बताओ। दोनों जोड़ के आधा कर दो, बस नहीं घटा के आधा कर दो। क्यों? क्योंकि धारा की चाल पूछा, अगर नाव की चाल पूछा था तो तब जोड़कर आधा करो। तो अगर हम घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 15 में 8 गया 7, 7 बटा 2 3.5 कहीं दिखा, ये रहा। इतना आसान है ये। देखो देखो, अरे कुछ और सवाल था ये, रुक जाओ। ये 3.5 ये वाला था। देखो ये काहे दोनों को घटा, अगर हमको नाव की चाल जाननी होती तो उन दोनों को जोड़ के आधा कर देता, नाव की चाल आती, और हम घटा के आधा करेंगे तो धारा की चाल आ जाएगी। आओ अगला प्रश्न ये रहा। देखो ये सवाल, ये तो पहले से लगा हुआ टिक, हटा दें इसको। साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि निवेश की जाती है, यदि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो दर बताओ। 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाए मतलब हमने मूलधन जमा किया 1 रुपया और हमें अमाउंट मिल गया 3 रुपया, हमें इंटरेस्ट मिला है 2 रुपया, हमें टाइम लगा है 10 साल, तो बताओ रेट मिल जाएगा। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। कैसा लग गया? 20% दर। यानी अगर 20% दर लगाया जाएगा तो जरूर ऐसा हो पाएगा। इतना बढ़िया छोटा नन्हा मुन्ना प्रश्न है। आइए देखिए अगले सवाल क्या। ए और बी की औसत आय 200 है, सी और डी की औसत आय 250। तो सबकी औसत आय, अगर ए बी की औसत आय है तो दोनों मिलकर 400 हो जाएंगे और सी डी की औसत आय 250 है तो दोनों मिलकर 500 हो जाएंगे। तो कुल हो जाएंगे 900 और 4 लोग हो जाएंगे। 4 लोग हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 225। 4 से भाग दीजिए 900, कितना हो जाएगा? 225। तो देखो औसत कैसे निकाला गया आराम से। अगला प्रश्न देखो। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिए तो अनुपात 4:5 जाता है। तो 10 क्या है? हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? मात्रा बताना। तो बताओ मात्रा है, जल का अनुपात दिया गया ना, तो अगर जल तो हमको इसको 4x और 3x मान लेते हैं। तो 5 लीटर जल और मिला दें तो यहाँ नीचे मिला दो 5, तो अब रेशियो क्या हो जाएगा? 4/5। तो ये 4 4 तो कट गया, तिरछा गुणा करो तो 5x। देखो 5x बराबर 3x + 5 यानी 2x बराबर 5, तो x बराबर 2.5। x बराबर 2.5। तो क्या करें? नए मिश्रण
अब नया मिक्सचर तो हम देखेंगे। अल्कोहल की मात्रा, भैया अल्कोहल मात्रा तो वही जो पुरानी थी वही रहेगी, क्योंकि अल्कोहल तो बढ़ा ही नहीं। तो 2.5 चौके कितना हुआ? 10 लीटर। यानी 10 लीटर अल्कोहल पहले भी था, आज भी है, क्योंकि उन्होंने अल्कोहल तो मिलाया नहीं, उन्होंने पानी मिलाया था ना, और खत्म। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से छोटे प्रश्नों को भी देखा जा रहा है, बड़े प्रश्न इसमें आने नहीं है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।